आज हम चैप्टर 6 त्रिभुज एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ एक्सरसाइज 6.5 में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना लेता हूँ। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसके साथ साथ समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं। इसका मतलब ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है। इसके अलावा पहले मैं इसके नाम लिख देता हूँ, ए बी सी डी। अब जो सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ये रेखा थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, आप इसको सी पर मिला लीजिएगा। सॉरी, ये सीधा लाना है सी के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो मान लेते हैं ये ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो बी ओ बराबर रहेगा डी ओ के, ए ओ बराबर रहेगा सी ओ के। ये रेखा आपको ए से सी पे मिलाना था, ये एक सीधी रेखा बनेगी। जब आप इसको मिला देंगे तो मेरे हाथ से टेढ़ी हो गई है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंब समद्विभाजक का मतलब है कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। तो यहाँ पर हमें जो दिया है और जो सिद्ध करना है वो मैं आपको बताता हूँ। दिया है कि चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या है ये? समचतुर्भुज है। और साथ में तथा विकर्ण कौन से? AC और BD। विकर्ण AC और BD लंब समद्विभाजक हैं। लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक तथा विकर्ण AC और BD लंब समद्विभाजित, या विकर्ण AC और BD एक दूसरे को आप लिख सकते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो अगर विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अर्थात कि ये जो AO है, AO वो बराबर रहेगा किसके? CO के। और उसी प्रकार से जो BO है वो बराबर रहेगा DO के। मतलब समद्विभाजित करते हैं तो ये चीज तो रहेगा ही कि AO बराबर CO, ये इसके बराबर, और BO DO के बराबर रहेगा। तथा जो कोण है इसके, कौन से कोण? कोण AOB बराबर रहेगा कोण BOC, बराबर रहेगा कोण COD, बराबर रहेगा कोण DOA की। और ये सभी कोण जो हैं कितने डिग्री के रहेंगे?
90 डिग्री के कोण बनेंगे, सब 90 डिग्री का रहेगा। यहाँ पर जितने भी कोण यहाँ बन रहे हैं, तो ये भी हमें दिया हुआ है। अब हमें जो सिद्ध करना है, या क्वेश्चन में जो सिद्ध करने के लिए बोला था, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज की जो भुजाओं के वर्गों का योग है, यानी कि जो भुजाएं हैं AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर, ये बराबर है विकर्णों के वर्गों का योग, यानी कि AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये है भुजाओं के वर्गों का योग बराबर है विकर्णों के वर्गों के योग के। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। यही कहा गया था क्वेश्चन में कि चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यही हमें दर्शाना है। हमने भुजाओं का वर्गों का योग कर दिया है, भुजाओं का वर्ग करके उनको जोड़ भी दिया और विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए, ये जो हमारे सामने है, इसको सिद्ध करने के लिए हम प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। क्योंकि आप देख रहे हैं कि AOB एक त्रिभुज है जो कि यहाँ 90 डिग्री है, BOC एक त्रिभुज है, यहाँ भी 90 डिग्री है, COD भी एक त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री है, AOD एक त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री है। तो आप सम कोण त्रिभुज यहाँ बना हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इसको सिद्ध कर सकते हैं आसानी से। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ ऐसा आप कैसे सिद्ध करेंगे। आप एक एक करके त्रिभुजों को लीजिए। आप लिखेंगे त्रिभुज AOB में, इस त्रिभुज में ये जो कोण AOB है ये है 90 डिग्री का। तो जब आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब अगर यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगे किसके अंदर? AOB के अंदर। तो 90 डिग्री का कोण तो ये है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण है, तो यानी कि ये कर्ण हो गया। ऐसे इस त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री का कोण ये है, सामने वाली भुजा ये कर्ण है। 90 डिग्री का कोण ये 90 डिग्री का कोण है, सामने वाली भुजा कर्ण है। ये 90 डिग्री का कोण है, सामने वाली भुजा कर्ण है। तो अगर ये कर्ण है तो इन दोनों भुजाओं को आप किसी को भी आधार और ऊंचाई मान सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी अगर ये कर्ण है तो आधार और ऊंचाई आप किसी को भी मान सकते हैं। ऐसे ही सभी त्रिभुजों के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। तो जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज AOB में, तो आप पहले प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण तो है यहाँ पर AB, तो मैं सीधा डायरेक्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा? AB का स्क्वायर बराबर, फिर हो गया आधार, तो मैंने AO को आधार मान लिया, उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस ऊंचाई मान लिया BO, तो उसका स्क्वायर कर दिया। तो ये हमारा आ गया। अब आप देखेंगे कि AB स्क्वायर बराबर रहेगा, किसके बराबर रहेगा? आप देखेंगे कि जो AO है वो बराबर है CO के। तो आप AO की जगह पर क्या लिख सकते हैं? आप AO की जगह पर अगर आप AC का आधा कर दें तब भी आपका ये बन जाएगा। इसी प्रकार से BO की जगह पर आप अगर आधा कर देते हैं किसका? BD का। अगर आप BD का आधा कर देंगे तब भी आपको ये मिल जाएगा। आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जो AO है और CO बराबर हैं, तो हम AO की जगह पर AC का आधा लिख सकते हैं। ऐसे ही BO की जगह पर BD का भी आधा लिख सकते हैं, क्योंकि BO और DO दोनों बराबर हैं। तो अगर आप यहाँ पर लिख भी देंगे तो और अच्छी बात है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो AO है वो बराबर है CO के, तथा BO बराबर है DO के। तो अगर बराबर है तो इसलिए मैंने AO स्क्वायर की जगह पर AC का आधा का स्क्वायर कर दिया, प्लस BO की जगह पर BD का आधे का स्क्वायर कर दिया है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। और ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसको सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं। ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा। तो जब हम इसको आगे हल करेंगे, तो अब आप इसको आगे हल कीजिए।
तो जब आप इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं आगे क्या लिख सकते हैं, आप इसको आगे लिख सकते हैं AB² तो आपका ऐसे ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि जो AB² है ये ऐसे ही रहेगा बराबर। फिर ये जो 1/2 AC का स्क्वायर जब आप कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AC का स्क्वायर बटे में 4 बन जाएगा। प्लस जब BD का आप स्क्वायर कर देंगे, BD बटे में 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा BD का स्क्वायर बटे में 4 बन जाएगा। अब जब हमने इसको हल किया या इनका स्क्वायर कर दिया, AC बटे में 2 का स्क्वायर कर दिया, BD बटे में 2 का स्क्वायर जब कर दिया तो ये बन गया। अब आप एक काम करिए, इस पूरे को आप 4 से भाग कर दीजिए तो ये हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, 4 से इसको सॉरी ये जो बटे में 4 है आप इस पूरे को 4 से गुणा कर दीजिए। तो जब आप इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4AB²। जब आप इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये रहेगा AC²। इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये रहेगा हमारा BD², क्योंकि इसको जब 4 से गुणा करेंगे तो ये 4AB² आ जाएगा। जब इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, AC² आ जाएगा। जब इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, BD² आ जाएगा। और ये आपका रहेगा समीकरण 1 रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 त्रिभुजों को हमें लेना है और इसी प्रकार से हमें 4 समीकरण बनाना है। तो मैंने एक तो बना दिया, अब इसी प्रकार से मैं दूसरा त्रिभुज लूँगा। इसी प्रकार से त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, दूसरा त्रिभुज। अब हम BOC ले लेते हैं क्योंकि अब हमारा जो त्रिभुज है वो BOC है। तो BOC में आप देखेंगे कि जो कोण है हमारा BOC वो तो है 90 डिग्री का। तो अब अगर ये 90 डिग्री का है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो इसके अंदर कर्ण क्या है, BC का स्क्वायर। आधार आप किसी को भी ले सकते हैं, मैंने BO का स्क्वायर कर लिया प्लस ऊंचाई ले लिया CO का स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे अगर ध्यान से तो आप लिखेंगे BC का स्क्वायर। BO की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, आप BO की जगह पर आप BD का आधा कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर किया था। प्लस ऐसे ही CO की जगह पर आप आधा कर सकते हैं, किसका, आप AC का आधा कर सकते हैं। ऐसा मैंने पहले में किया था। फिर दूसरे समीकरण, तीसरे, चौथे, मतलब चारों त्रिभुजों में हमें बिल्कुल यही प्रोसेस करना है कि BO की जगह पर हम BD का आधा का स्क्वायर करेंगे, CO की जगह पर AC बटे में 2 उसका स्क्वायर कर देंगे। यही प्रक्रिया हमें चारों त्रिभुजों के साथ में करना है। तो अब हमें क्या मिलेगा, अब हमें मिलेगा यहाँ पर BC का स्क्वायर बराबर, जब आप यहाँ कर देंगे, जब आप इनको हल कर लेंगे तो ये मिल जाएगा BD का स्क्वायर बटे में 4 प्लस यहाँ मिलेगा AC का स्क्वायर बटे 4। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ BD का स्क्वायर बटे 4 प्लस AC का स्क्वायर बटे 4। अब आप इस पूरे समीकरण को 4 से गुणा कर दीजिए। तो इसको जब करेंगे तो 4 BC स्क्वायर, इसको जब 4 से गुणा करेंगे 4 से 4 कट जाएगा और ये आ जाएगा BD का स्क्वायर। इसको जब करेंगे 4 से 4 कट जाएगा AC स्क्वायर। तो यही हमारा समीकरण 2 है। तो ये प्रोसेस हमें बाकी सभी जो 2 त्रिभुज बचे हैं उनके साथ भी करना है। तो अब मैं डायरेक्ट कर दूंगा, आप इसको अपने आप करके भी देख सकते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा समीकरण को, बस आपको बता दूंगा कि ये मैंने त्रिभुज लिया है और इस प्रकार से आप इसको बना लीजिएगा। तो अब मैं लूँगा त्रिभुज COD। तो अब हम लेते हैं त्रिभुज COD में, जिसमें कि जो कोण है हमारा COD वो तो 90 डिग्री का है। तो अब इसमें जो कर्ण है वो क्या है, ये DC है या CD है, आप जो भी लिख लें। इसमें क्या बन जाएगा, हमारा समीकरण बनेगा 4CD का स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पर भी आप जो लिखना होगा लिख लीजिए, मैं डायरेक्ट इसको कर देता हूँ। तो ये भी जो है हमारा इसी के बराबर आएगा, किसके बराबर आ जाएगा,
बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, बिल्कुल इसी के बराबर आएगा। जब आप जैसे मैंने पहले त्रिभुज में और दूसरे त्रिभुज में करके दिखाया है, ऐसे ही अगर आप तीसरे और चौथे त्रिभुज में करेंगे तो आपको यही समीकरण मिलेगा। तो मैंने इस समीकरण को डायरेक्ट लिख दिया है, ये समीकरण 3 है। और साथ में एक आखिरी और बचा है त्रिभुज, कौन सा है ये? अब त्रिभुज बचा है DOA। तो त्रिभुज DOA लेते हैं। इस त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो जो कोण है हमारा DOA वो 90 डिग्री का है। तो अब अगर ये कोण DOA 90 डिग्री का है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो कर्ण यहाँ पर AD है, तो ये बन जाएगा समीकरण जो बनेगा 4AD या DA आप लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4AD का स्क्वायर बराबर, तो इसमें भी यही बनेगा, यानी कि BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, और ये समीकरण 4 रहेगा। अब आप इन चारों समीकरणों को जोड़ दीजिए। तो समीकरण को अगर आप देखेंगे तो ये हमारा पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, ये तीसरा, ये चौथा है। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो राइट हैंड वाले जो पार्ट्स हैं वो राइट हैंड वाले में जुड़ेंगे, लेफ्ट हैंड वाले जो पार्ट्स हैं वो लेफ्ट हैंड में जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से ही जुड़ेगा। समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, तो आप जोड़िए। तो जब आप 4AB मतलब इन सबको इकट्ठा जोड़िए तो ये बनेगा, स्पेस का मैं छोटा छोटा लिखता हूँ, 4AB का स्क्वायर प्लस 4BC का स्क्वायर प्लस 4CD का स्क्वायर प्लस 4, ये जो AD है मैं इसको DA लिख दूंगा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने इन सबको जोड़ दिया। अब बराबर, अब विकर्णों को जोड़ दीजिए। विकर्ण का मतलब ये चीज़, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो ये भी चारों त्रिभुज में हैं, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसको भी हमें 4 बार लिखना है क्योंकि 4 त्रिभुज है ना, इसलिए मैं अब यहाँ लिख देता हूँ AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, फिर प्लस AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो 1, 2, 3, 4 बार ले लिया गया। अब आप देखेंगे कि आप इस पूरे की जगह पर 4 ले सकते हैं कॉमन। जब आप 4 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर बराबर। अब आप इनको भी जोड़ दीजिए। तो ये AC यहाँ पर 4 है, BD 4 है, मतलब सब यहाँ पर 4 4 हैं। तो आप देखेंगे 4AC का स्क्वायर प्लस 4BD का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा क्योंकि AC भी 4 बार है और BD भी 4 बार है। तो अगर आप यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ब्रैकेट में AC स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आप 4 ब्रैकेट में आएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। 4 से 4 आप काट दीजिए। तो अब ये आ गया हमारा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो इस प्रकार से यही हमें सिद्ध करना था और ये बन गया है। तो ये चारों त्रिभुजों को लेके आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और चारों समीकरणों को अच्छे ढंग से बनाएंगे। तो आप उन सबको जोड़ के जो हमें लाना था कि चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर है विकर्णों के वर्गों के योग के। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आपको अच्छे ढंग से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है, और यही हमें सिद्ध करना था जो कि यहाँ पर मैंने सिद्ध किया है। यह आपका स्क्वायर है। तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है और उसके अंदर हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक इसका फिगर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आकृति ये बनी हुई है, इसमें त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब है BC पर, OE लंब है AC पर और OF लंब है AB पर।
दर्शाना है। ये पहला पॉइंट हमें दर्शाना है और ये दूसरा पॉइंट भी हमें दर्शाना है। तो पहला पॉइंट दिया है कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर बराबर है ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ये हमें दर्शाना है। और दूसरे पॉइंट में दर्शाना है हमें कि ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। ये दोनों पॉइंट हमें दर्शाना है। तो पहले एक काम करते हैं, इसका जो फिगर है इस फिगर को बना लेते हैं। फिगर बना लेते हैं और ये फिगर कुछ इस प्रकार से है कि इसके अंदर एक त्रिभुज लेना है हमें। एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये इसका इस प्रकार से एक त्रिभुज बन जाएगा। अब अगर ये त्रिभुज है तो इसका नाम है ए बी और ये हो जाएगा हमारा सी। और यहाँ पर एक बिंदु ई लिया गया है, यहाँ पर एक बिंदु डी लिया गया है और यहाँ पर एक बिंदु एफ लिया गया है और यहाँ पर भी एक बिंदु ओ मान लेते हैं जो कि सी बी सी के अंदर में है। और ये जो है 90 डिग्री का है, साथ में ये भी लंब है यानी कि 90 डिग्री है, साथ में ये भी लंब है यानी कि 90 डिग्री का है। और क्वेश्चन में जो कुछ भी कहा गया है उसको हमें दर्शाना है इस फिगर के माध्यम से, इस आकृति के माध्यम से हमें दर्शाना है। तो इसमें मैं सीधा जो पहला पॉइंट लेता हूँ, बाकी आप दिया हुआ आप देख ही सकते हैं कि ये जो ओ ई है वो इसके ऊपर लंब है, ओ एफ इसके ऊपर लंब है, ओ डी इसके ऊपर लंब है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो पहला पॉइंट है इसको सिद्ध करने के लिए जो सिद्ध करना है पहला पॉइंट उसको मैं लिख रहा हूँ। सिद्ध करना है कि जो पहला पॉइंट सिद्ध करना है वो इस प्रकार से है कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर बराबर करना है। इन सबको बराबर करना है। किसके बराबर करना है? ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, इसके बराबर हमें करना है। तो यहाँ पर ओ ए इसको भी हमें मिलाना पड़ेगा। आप ओ ए को मिला लीजिए, आप बी ओ को मिला लीजिए, आप सी ओ को मिला लीजिए और आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पर जब आप इसको हल करेंगे तो आप लिखेंगे कि ए ओ बी ओ तथा सी ओ को मिलाया गया है। इसको मिलाया गया है ताकि हम इसको आसानी से सिद्ध कर पाएं, इसलिए इसको भी मिला दिया गया है। तो जब इसको मिला दिया गया है तो अब हम यहाँ पर इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर ध्यान से करेंगे। आप इसको समझिए कि इस चीज़ को दर्शाने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और कैसे करेंगे आप इसके ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। तो आप पहले यहाँ से देखेंगे ओ ए स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर हमें यहाँ मिलेगा। तो अब ओ ए स्क्वायर इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। तो अब ये त्रिभुज लें या ये त्रिभुज लें, क्योंकि हमें इन्हीं भुजाओं से जो ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, इन्हीं से पता चलेगा कि हम त्रिभुज कौन सा लें, किसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। तो ओ ए स्क्वायर में तो दो त्रिभुज मिल रहे हैं, तब इसमें से कौन सा लें। तो जब आप इसके बराबर में जाएंगे तो हमें ये मिल रहा है ए एफ का स्क्वायर, तो ए एफ तो ये वाला है, तो आप इस त्रिभुज को लिखिए। तो जब आप लेंगे त्रिभुज
कौन सा त्रिभुज लेंगे? ओ ए एफ में। जब आप इस त्रिभुज को लेंगे तो ये समकोण तो बन ही रहा है कि कोण ए एफ ओ बराबर 90 डिग्री है। अब अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे आप देखिए कि 90 डिग्री का तो ये है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए ओ का स्क्वायर बराबर आधार आप किसी को भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आधार ए एफ है तो ए एफ का स्क्वायर प्लस ऊंचाई यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये आप ले सकते हैं एफ ओ ले सकते हैं इसका स्क्वायर। तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। ये जो मैंने लिखा है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, तो यहाँ मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाया है, मैंने बस लिखा नहीं है हिंदी में और नाम भी नहीं लिखा है, और इसको मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया है। अब हम लेते हैं ओबी। ओबी कौन सा त्रिभुज लेना है इसको आप ध्यान से समझिए। तो ओबी तो हमें यहाँ मिला, अब ये त्रिभुज लें कि ये त्रिभुज लें, तो आप देखेंगे बराबर में लिखा है बी डी का स्क्वायर, तो बी डी का मतलब तो ये है, तो हमें ये त्रिभुज लेना पड़ेगा ओ बी डी। तो आप इसमें लेंगे त्रिभुज ओ बी डी में, और आप यहाँ देखेंगे कि जो कोण है हमारा ओ डी बी ये 90 डिग्री का है। तो जब ये 90 डिग्री का है तो ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, यानी कि बी ओ तो कर्ण हो गया। इन दोनों में से आप किसी को भी आधार और ऊंचाई मान सकते हैं और आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर यानी कि ओ बी का स्क्वायर, या बी ओ लिख सकते हैं, मैं बी ओ लिख देता हूँ, या आप ओ बी भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बी ओ या ओ बी एक ही बात है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन में ओ बी लिखा हुआ है तो आप ओ बी लिखिए, सही रहेगा। तो कर्ण का स्क्वायर यानी ओ बी स्क्वायर। अब आधार यहाँ पर आप ले सकते हैं किसी को भी, तो आधार मान लेते हैं यहाँ पर डी ओ हो जाएगा, या ओ डी लिख लीजिए कि ये हमारा है ओ डी का स्क्वायर प्लस, और आधार हो गया ऊंचाई, आप बी डी लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा बी डी का स्क्वायर, और ये हमारा दूसरा समीकरण भी बन गया। अब जो तीसरी भुजा है वो है ओ सी का स्क्वायर। तो ओ सी तो ये है, अब ये त्रिभुज लें कि ये त्रिभुज लें, तो आप बराबर में देखेंगे सी लिखा हुआ है, तो सी का मतलब ये त्रिभुज लीजिए। तो हम त्रिभुज लेंगे सी ई ओ, तो आप लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज सी ई ओ में। जब आप सी ओ त्रिभुज लेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा कोण है यहाँ पर कौन सा सी ई ओ, ये 90 डिग्री का है। अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाला ये कर्ण रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब अगर ये कर्ण है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, कर्ण का स्क्वायर यानी कि सी ओ का स्क्वायर, सी या ओ सी मान लीजिए, ओ सी का स्क्वायर बराबर, अब आधार और ऊंचाई किसी को भी ले सकते हैं, तो मान लीजिए ओ ई का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, सॉरी कर्ण हो गया ओ सी का स्क्वायर बराबर आधार हो गया ओ ई, तो ये होना चाहिए था सी ई, सॉरी यहाँ पर सी ई लेना चाहिए। तो इसको जो है ई सी बना देते हैं, इसको ई कर देते हैं, ये आपका ई हो जाएगा और ये सी है ही, तो इसलिए ये आपका हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया ऊंचाई कौन सा सी ई। तो मैंने यहाँ या ई सी मान लीजिए, तो ई सी का स्क्वायर लिख दिया है मैंने, यह हमारा ई सी का स्क्वायर है, और इस समीकरण 3 बन गया है। अब आप एक काम करिए, इन तीनों ही समीकरणों को जोड़ दीजिए। ये आपका इसी लिखा हुआ है, ये आप सी ई भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना था। क्वेश्चन में हमने जो है सी ई लिखा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पर जो है सी ई का स्क्वायर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको काट देता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ
सी ई का स्क्वायर। ये है यही चीज़, बस यहाँ जो था वो मैंने काट के यहाँ नीचे लिख दिया है, बाकी वही चीज़ है। अब मैं यहाँ पर समीकरण 1, 2 और 3 इन तीनों को जोड़ लूँगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान लगा हुआ है, इसलिए मैं इन तीनों को जोड़ दूँगा और इस तरह से जो पहला पॉइंट है वो सिद्ध हो जाएगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, तो आप जोड़िए। एक में आप देखेंगे एक तरफ तो ए ओ का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर और ओ सी का स्क्वायर जुड़ेगा, तो ये मिलेगा। छोटा छोटा लिखते हैं, मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँगा। कैसे लिखूँगा? ओ, इसको लिखूँगा मैं, ये मैंने ए ओ लिख रखा है, आप इसको ओ ए भी लिख लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो सिद्ध करना था मैंने ओ ए लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर ए ओ लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इसको ओ ए लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है ओ ए का स्क्वायर प्लस, फिर मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया है ओ बी का स्क्वायर प्लस, फिर इसको लिख लिया है ओ सी का स्क्वायर। तो ये वाला तो समीकरण जब 1, 2, 3 को जोड़ेंगे तो राइट हैंड वाली चीज़ तो राइट हैंड में जुड़ेगी, लेफ्ट हैंड वाली लेफ्ट हैंड में जुड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड मैंने इन तीनों को जोड़ दिया है कि ए ओ का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। यहाँ पे काम कर लीजिए, इसको आप काट के ओ ए का स्क्वायर ही लिख लीजिए, सही रहेगा, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इसको काट के ओ ए का स्क्वायर ही लिख दिया है, ताकि कोई डाउट और कन्फ्यूजन हो ही ना। तो अब मैं जोड़ूंगा जब, तो ये और ये एक तरफ जुड़ेगा राइट हैंड साइड में, तो ये ए एफ का स्क्वायर प्लस एफ ओ का स्क्वायर, इसको लिखते हैं ध्यान से, ए एफ का स्क्वायर प्लस एफ ओ का स्क्वायर, ये हो गया। अब ये जो एफ ओ लिखा हुआ है ये आपका ओ एफ भी हो सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लेना था, मैंने यहाँ पर एफ ओ लिख लिया है, इसके लिए सॉरी। आप इसको एफ या ओ एफ का स्क्वायर लिखेंगे तब भी सही है ये, प्लस ये तो मैंने ले लिया इन दोनों को। अब लेते हैं इन दोनों को, तो ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, अब प्लस 2 और बचा है, ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, तो ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ये आ गया। तो जब हमने समीकरण तीनों को जोड़ दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड वाला जुड़ेगा, राइट हैंड साइड में राइट हैंड वाला जुड़ेगा। तो जब आप इसको ठीक से आगे इसको करेंगे तो ये इस प्रकार से होगा, आप देखेंगे कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। अब आप देखिए इधर से जो जो चीज़ें हमें इधर लेके आना है आप ला सकते हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन में चाहिए था इधर हम ओ डी को भी उठा के लाएंगे, तो ओ डी को जब इधर उठा के लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा ओ डी का स्क्वायर। और फिर आप देखेंगे कि अगर आप इस ओ ई को उठा के लाना चाहते हैं तो इसको भी माइनस में ला सकते हैं, ओ ई का स्क्वायर ला सकते हैं। उसके बाद में आप ओ एफ का स्क्वायर भी उठा के ला सकते हैं, ये रहा एफ ओ या ओ एफ एक ही बात है, इसको भी आप उठा के उधर ले जाइए तो माइनस में जाएगा, ये मैं इसको ओ एफ लिख देता हूँ। तो इन सबको ही उठा के लेके आना था और बराबर। अब उधर क्या क्या बचेगा आप उसको लिख दीजिए। इधर हम क्या क्या उठा के लाए हैं पहले मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। मैं यहाँ से ओ डी उठा के ले गया हूँ, फिर मैं यहाँ से ओ ई उठा के ले गया हूँ, फिर मैं यहाँ से ओ एफ भी उठा के ले गया हूँ। अब जो जो बचा उसको लिख दीजिए। एक तो बचा ए एफ का स्क्वायर, फिर बचा है बी डी का स्क्वायर, फिर बचा है सी ई का स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करना था। बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन है, यही हमें सिद्ध करना था। आप क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हैं, यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं आसानी से। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में हमें दिया है कि जो सिद्ध करना था वो है इस प्रकार है कि ए एफ का स्क्वायर प्लस
बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर करना है ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। अब हमें ये चीज़ दिखाना है सेकंड पॉइंट में। तो ये जो हम सेकंड पॉइंट में दर्शाना चाहते हैं इसको भी हम दर्शाएंगे। तो जब इसको दर्शाएंगे तो ये बार बार पेज पलटना पड़ता है देखने के लिए कि हम इसको कैसे कौन सी भुजा को लें। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ही मिला लेता हूँ, इसी में ही देख लूँगा। ये मैं आपको ज्वाइन करके दिखा देता हूँ और आप फिगर में भी इसी को ही ले सकते हैं। आप देखेंगे जो मैं यहाँ बताऊँगा वही चीज़ वहाँ पर भी मिलेगा आपको। अब ये जो दर्शाना है इसके ऊपर फोकस करते हैं। इसको फोकस करने के लिए हम यहाँ पर कुछ त्रिभुज लेंगे और उन त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और उस पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम इसको आसानी से बना पाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 6.5 में पाइथागोरस प्रमेय और उसका विलोम इनका प्रयोग करके ही पूरे एक्सरसाइज 6.5 को हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं अधिकतर हम पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग कर रहे हैं, कहीं कहीं समरूपता का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप इस पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग अधिक से अधिक कीजिए ताकि ये आपको अधिक से अधिक समझ में आए। आप अभ्यास कीजिए और इसके साथ साथ में जो समरूपता है कि हम दो त्रिभुज को कैसे समरूप सिद्ध करते हैं आप उसके ऊपर भी फोकस कीजिए। आप उसको बार बार अभ्यास कीजिए, करके देखिए, तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएंगे। अब हम सेकंड पॉइंट में चलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये लिखा है ए एफ का स्क्वायर। तो ए एफ का स्क्वायर में तो हमारा ये रहा ए एफ का स्क्वायर। तो अब कौन सा त्रिभुज लें? तो ए एफ का स्क्वायर में तो ये त्रिभुज दिख रहा है। फिर है बी डी का स्क्वायर में, तो बी डी का स्क्वायर में तो ये त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला। फिर सी ई के स्क्वायर में तो ये त्रिभुज दिख रहा है। फिर ए ई के स्क्वायर में तो ये त्रिभुज दिख रहा है और सी डी के स्क्वायर में ये त्रिभुज दिख रहा है। बी एफ के स्क्वायर में ये त्रिभुज दिख रहा है। तो अब हमें इन भुजाओं के अनुसार जब हमने इस त्रिभुज में देखा तो हमें ये त्रिभुज दिख रहे हैं। कौन सा त्रिभुज दिख रहा है? ये त्रिभुज दिख रहा है, 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 ये त्रिभुज दिख रहा है और ये त्रिभुज दिख रहा है। तो इन्हीं त्रिभुजों का प्रयोग करेंगे हम। ये जो किनारे किनारे त्रिभुज बने हुए हैं इन्हीं त्रिभुजों का प्रयोग करके हम इसको दर्शा देंगे। तो पहले हम लेते हैं, इसको बनाने के लिए करेंगे हम। पहले लेते हैं त्रिभुज। आप कोई से भी ले सकते हैं, मैं भी शुरू कर रहा हूँ। इन्हीं त्रिभुजों को लेंगे। मैं लेता हूँ सबसे पहले त्रिभुज, कौन सा लेता हूँ? ओ बी डी। और ये सभी त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, आप ये भी ध्यान रखिए। त्रिभुज ओ बी डी और त्रिभुज, ये त्रिभुज का निशान है। त्रिभुज ओ डी सी में मैंने एक तो ये वाला त्रिभुज लिया है ओ बी डी, ये वाला। दूसरा ओ डी सी, ये वाला। और इन दोनों में ही मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाने जा रहा हूँ। तो जब इसके अंदर लगाऊंगा तो ये 90 डिग्री का है तो ये कर्ण रहेगा। इसके अंदर लगाऊंगा तो ये 90 डिग्री का है, ये कर्ण रहेगा। तो जब मैं ओ बी डी में लगाऊंगा पहले तो इसमें क्या बनेगा? इसमें मिलेगा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण यानी कि ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर बराबर। फिर इसमें मिलेगा मुझे आधार का स्क्वायर यानी कि बी डी का स्क्वायर, लंब यानी कि डी या ओ डी का स्क्वायर, ये मिलेगा हमें। ये समीकरण 1 मान लेते हैं।
इसी प्रकार से जब मैं त्रिभुज ODC में लगाऊंगा पाइथागोरस पर में, यानी कि ODC इसके अंदर लगाऊंगा, तो 90 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो कर्ण हमारा ये रहेगा, यानी कि ये रहेगा हमारा OC का स्क्वायर बराबर आधार यानी कि DO का स्क्वायर प्लस ऊंचाई ले सकते हैं आप DC का स्क्वायर। DC या CD एक ही बात है, तो ये आप लिख सकते हैं। अब आप एक काम करिए, इन दोनों को घटा दीजिए। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तब आपको क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलता है। इसमें से इसको घटा दीजिए, तो आप लिखेंगे कि OB का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर बराबर। अब आप इसमें से इसको घटा दीजिए, तो कैसे घटाएंगे आप घटाएंगे कि BD का स्क्वायर और प्लस ये रहेगा हमारा OD का स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे हम किसको, इसको माइनस करना है, तो इस DO को मैं OD लिख रहा हूँ ताकि ये समझ में आए, प्लस DC का भी स्क्वायर है। आप जब घटाएंगे तो ये आएगा BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा OD का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा DC का स्क्वायर। अब आप देखेंगे OD स्क्वायर से OD स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा BD का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, और यहाँ पर रहेगा हमारा OB का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर, और यही रहेगा हमारा समीकरण 1। तो बहुत ध्यान से आप इन समीकरणों को लीजिए, समझिए, भुजाओं का ध्यान रखिए कि कैसे भुजाओं को लिया जा रहा है और कैसे करना है, इस बात को भी समझिए। तो जब ये बन जाएगा हमारा इस प्रकार से, तो अब हम आगे चलते हैं और दूसरे 2 त्रिभुज को और लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों को तो ले लिया, अब हम एक इस त्रिभुज को लेंगे और एक इस त्रिभुज को लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे कौन सा त्रिभुज लेंगे, हम COE और त्रिभुज AOE में। ये भी दोनों त्रिभुज पाइथागोर समकोण त्रिभुज हैं, आप देख सकते हैं फिगर के अंदर जाके, तो ये भी आपको समकोण ही मिलेंगे। आप यहाँ पर ही पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो जब इसके अंदर लगाएंगे तो ये तो 90 डिग्री का है, तो कर्ण हमारा ये रहेगा, यानी कि कर्ण रहेगा हमारा OC का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे OC का स्क्वायर बराबर आधार OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया समीकरण 3। इसी प्रकार से जब आप इस त्रिभुज में लगा देंगे तो ये रहा हमारा 90 डिग्री का, तो ये कर्ण हो गया, ये आधार, ये ऊंचाई, किसी को भी ले सकते हैं आप। तो कर्ण आपका सही होना चाहिए बस। तो ये कर्ण रहेगा हमारा AO या OE लिख लीजिए, OE का स्क्वायर बराबर, फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं AE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, और ये समीकरण 4। अब 3 में से 4 को घटा दीजिए या 3 और 4 को घटा दीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर हमने समीकरण 1 2, अच्छा ये समीकरण 3 होना चाहिए, सॉरी ये समीकरण 3 होना चाहिए, ये समीकरण 4 होना चाहिए। जितना समीकरण बनेगा बनाना पड़ेगा, ये समीकरण 5 होना चाहिए। तो समीकरण 4 व 5 को घटाने पर, तो जब आप घटाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा
ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर बराबर, अब आप इसमें से इसको घटा दीजिए, तो ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर माइनस, घटा रहे हैं और जिसको घटाना है उसको ब्रैकेट में लिखिए, ए ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। तो जब आप इसको घटाएंगे तो ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस ए ई का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ओ ई का स्क्वायर। तो ये ओ ई का स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, बचेगा ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा सी ई का स्क्वायर माइनस ए ई का स्क्वायर, ये बचेगा और ये समीकरण रहेगा हमारा 6, समीकरण 6 रहेगा ये। तो यहाँ तक हम आ गए। एक आखिरी बार और 2 त्रिभुज लेना है और उसके बाद ये हम दर्शा पाएंगे। एक बार और कर लेते हैं। इसी प्रकार आप लिखेंगे, जो 2 त्रिभुज और बचे हैं, एक बचा है ए ओ एफ और दूसरा बचा है बी ओ एफ, तो आप इनको ले लीजिए। तो त्रिभुज आप लिखेंगे ए ओ एफ और त्रिभुज बी ओ एफ में, इसमें भी आप पाइथागोरस प्रमेय में लगाइए। तो जब ए ओ एफ में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय तो ये 90 डिग्री का है, तो कर्ण रहेगा यहाँ पर क्या, ए ओ रहेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ओ ए का स्क्वायर बराबर, आधार क्या है यहाँ पर, आधार रहेगा, आप ओ एफ लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, ओ एफ का स्क्वायर प्लस ऊंचाई आप ए एफ का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये समीकरण 7 रहेगा। इसी प्रकार से जब हम इस त्रिभुज में बी ओ एफ में लेंगे तो ये 90 डिग्री का है, तो ये हमारा कर्ण रहेगा। तो आप इसके अंदर लिखेंगे ओ बी का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर हो गया, आधार आप यहाँ पर ओ एफ ले लीजिए, ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, ये समीकरण 8 रहेगा। इसको भी घटा लीजिए, तो समीकरण 7 व 8 को घटाने पर तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये मिलेगा हमारा, ये मिलेगा हमें, क्या मिल जाएगा, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर बराबर, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, माइनस का निशान क्योंकि घटाना है, किसको, हमें ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर घटाना है। तो जब आप घटाएंगे तो ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ओ एफ का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी एफ का स्क्वायर, ये बनेगा। तो ओ एफ स्क्वायर से ओ एफ स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा ए एफ का स्क्वायर माइनस बी एफ का स्क्वायर। तो ये था हमारा ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर, और ये रहेगा समीकरण 9। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इन त्रिभुजों को लिया, इसकी भुजाओं के हिसाब से हमें लेना था, जो कि दर्शाना था, ये जो हमें दर्शाना था इसकी भुजाओं के हिसाब से हमने देखा कि ये जो भुजाएं हैं ए एफ बी डी सी ई ए ई सी डी बी एफ, ये कौन से त्रिभुज में है, और इन त्रिभुजों को हमने दो दो करके ले लिया है। पहले इन 2 त्रिभुजों को लिया, फिर इन 2 त्रिभुजों को लिया, फिर इन 2 त्रिभुजों को लिया, और किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उनको लिया गया है और उनको घटा के एक समीकरण और बनाया गया है। अब हमें ये जो घटाने के बाद जो समीकरण बनाए हैं, 3 समीकरण बने हैं, इन तीनों का ही प्रयोग करना है ताकि हमें जो सिद्ध करना है वो हमारा बन जाए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप बना पाएंगे। तो अब ये जो घटाने पर आया था समीकरण 3, इसको घटाया था समीकरण 6, इसको घटाया समीकरण 9, इन 3, 6, 9 को आप जोड़ दीजिए, तभी ये हमारा बन पाएगा जो हमें सिद्ध करना है सेकंड पॉइंट में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 3, 6 व 9 को जोड़ने पर
तो जब हम 3, 6 और 9 को जोड़ेंगे तो ये कैसे जुड़ेगा, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो देखते हैं ये कैसे जुड़ेगा। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो OB का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर, पहले आप इसको लिखिए, छोटा छोटा लिखेंगे। OB का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर प्लस करना है, ठीक है। क्या प्लस करना है इसके अंदर प्लस करना है OC का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, OC का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो प्लस करना है वो समीकरण 9 में है, OA का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, अब बराबर का निशान, क्योंकि इन सबको तो ले लिया गया। अब जो राइट हैंड वाला है उसको लीजिए, यानी कि ये वाला, बराबर करके BD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ BD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें भी हमें जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ये वाला CE स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर, CE स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर, ये भी जोड़ना था। और फिर इसमें भी हमें जोड़ना है, क्या जोड़ना है, AF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, AF स्क्वायर, अच्छा माइनस का निशान है बीच में, माइनस BF स्क्वायर, BF स्क्वायर, इसको भी जोड़ना है। तो अगर हम इसको हल कर पाएं तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब इसको हल कर देते हैं। तो जब आप इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा OB का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर बराबर। अब इसके बराबर में जो बचेगा आप उसको लिखते जाइए। तो यहाँ जगह नहीं है, तभी छोटा छोटा जो आ रहा है लिख देता हूँ। BD का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, फिर प्लस CE का स्क्वायर माइनस AE का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर माइनस BF का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया है। तो ये बहुत ध्यान पूर्वक करिए, मेहनत से, ध्यान से, प्लस माइनस के चिन्हों को ध्यान में रखते हुए अगर आप करेंगे तब ये बना पाएंगे आप, बहुत ही ध्यान से। तो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जैसे कि OB स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर माइनस में कट गया, OC स्क्वायर माइनस में ये प्लस में कट गया, OA माइनस में ये प्लस में कट गया। तो इधर वाला तो पूरा पूरा कट चुका है, तो क्या बचा, 0 बचा। बराबर जो इधर बचा उसको लिख दीजिए, क्या बचा है, BD स्क्वायर बचा, माइनस का DC स्क्वायर बचा है, प्लस का CE स्क्वायर बचा है, माइनस का AE स्क्वायर बचा है, प्लस का AF स्क्वायर बचा है, माइनस का BF स्क्वायर भी बचा है। अब आप जो माइनस वाले हैं इधर ले जाइए, प्लस वाला उधर रहने दीजिए। तो जैसे कि जो माइनस में उन सबको उठा के इधर ले आते हैं, जो इधर माइनस में उन सबको उठा के इधर ले आते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो जैसे जो हमें सिद्ध करना था मैं उसके हिसाब से ले आता हूँ। जैसे कि ये CD लिखा है, मैंने सिद्ध करते समय DC लिख दिया है, लेकिन मैं उसको CD लिख दूंगा, मतलब उसको सीधा कर लूँगा, आप उसको समझ लीजिएगा। तो जब ये DC स्क्वायर माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो आप इसको CD स्क्वायर लिख दीजिए बस। और ये जो हमारा है क्या है, ये AE स्क्वायर माइनस में इधर लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, किसमें, AE स्क्वायर। ऐसी जो BF स्क्वायर था प्लस माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, प्लस का BF स्क्वायर। अब इधर जो जो बचा उसको लिख दीजिए, क्या क्या बचा है, इधर बचा है प्लस में ये वाला, यानी कि BD स्क्वायर बचा है, प्लस और प्लस में क्या बचा है, ये बचा है, यानी कि CE स्क्वायर बचा है, और प्लस में क्या बचा है, ये बचा है, क्या बचा है, ये AF स्क्वायर भी बचा है।
तो अब अगर आप इसको पहले लिख दें और इसको बाद में लिख दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या आप ऐसे भी छोड़ देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। आप इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, पहले इसको रख दीजिए फिर इसको रख दीजिए, इनको भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जब इसको आप पहले लिख देंगे तो ए एफ को आप पहले लिख दीजिए, प्लस बी डी को आप फिर लिख दीजिए, फिर आप सी को लिख दीजिए बराबर। अब आप इनको भी आगे पीछे कर सकते हैं लिखना चाहें तो, क्योंकि आपका ये पूरा इसके बराबर आ चुका है। अब आप इनको आगे पीछे कर दें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको भी आगे पीछे कर दें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको मैं पहले लिख दूंगा, इसको बाद में लिख दूंगा। तो इसमें भी जब मैं लिखूंगा इधर इसको लाके, तो इसको भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये जो ए ई वाला है इसको पहले लिखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ताकि जो हमें लाना है वही मिले। इसको सी डी का स्क्वायर प्लस ये रहेगा हमारा बी एफ का स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसे ये डी सी था, मैंने उसको सी डी वापस लिख दिया है जैसे वो था पहले से ही क्वेश्चन में। तो आप देखेंगे कि जो हमें सिद्ध करना था वो बन चुका है, और ये क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट था। बहुत ही ध्यान से समझ के एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे ढंग से इसको करना था, एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए। अगर एक छोटी सी गलती होती है तो ये पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। आप इन बातों का ध्यान दीजिए। हमें इसको जो सिद्ध करना था ये भुजाओं को ध्यान में रखते हुए करना था कि ये जो ए एफ स्क्वायर है, बी डी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, सी डी स्क्वायर है, बी एफ स्क्वायर है, ये भुजाएं कौन से त्रिभुज में हैं, उन्हीं त्रिभुजों को लेके हमें करना था। तो मैंने यहाँ पर देखा, आपको बता देते हैं अब क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो हमारे भुजाएं, इसके अंदर जो भी भुजाएं दी हुई हैं यहाँ पर, इन भुजाओं के अनुरूप मैंने उन्हीं त्रिभुजों को लिया भी है। मैंने आपको बताया भी है कि हम इसको कैसे ले रहे हैं। आप बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चनों को करिए तो आप इसको कर पाएंगे और समझ पाएंगे। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी की नीचे सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक भूमि है, मतलब कि एक दीवार है। आप जानते हैं कि जो दीवार होती है वो सीधी होती है, उसकी एक ऊंचाई होती है। तो यही ऊंचाई हमें, ये दीवार है, आपका ध्यान दीजिए, ये दीवार है और इसकी ऊंचाई हमें 8 मीटर दिया हुआ है। और इसी दीवार पर एक जो है 10 मीटर लंबी सीढ़ी रखी हुई है। अब अगर ये 10 मीटर लंबी सीढ़ी हो जाएगी तो ये 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। अब दीवार के आधार से, दीवार का आधार ये है और सीढ़ी का निचली सिरा ये है, तो ये दूरी हमें ज्ञात करना है। और आप देखेंगे कि ये जो है एक समकोण त्रिभुज है, तो आप यहाँ पर ए बी से लिख लीजिए और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके ए बी ज्ञात करके आप लिख दीजिए कि इन दोनों के बीच की दूरी इतनी है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आप लिखिए कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर आधार यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस ऊंचाई यानी कि बी सी का स्क्वायर। ए सी हमारा 10 है तो 10 का स्क्वायर, ए बी हमें ज्ञात करना है तो ये ए बी ऐसे ही रहेगा। बी सी हमारे पास 8 है तो 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। ए बी हमारा ऐसे ही रहेगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि जब हम ए बी स्क्वायर निकालेंगे तो 100 में से ये हमारा 64 इधर माइनस में आ जाएगा और ये घट जाएगा। तो घटाने पर हमें कितना मिलेगा? अगर हम 64 में से 100 में से 64 घटा दें तो हमें कितना मिलेगा? देखते हैं हमें कितना मिलेगा। 100 में से 64 घटा देते हैं, तो जब हम 100 में से 64 को घटा देंगे तो 10 में से 4 घटाएंगे 6, 9 यानी कि 36 मिलेगा। तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा? ए बी स्क्वायर आ जाएगा हमारा 36। अब स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल लेंगे
तो ए बी हमारा आ जाएगा 36 का करेंगे तो आप 6 गुणा 6 लिख सकते हैं, तो ये आपका 6 बार निकल जाएगा जोड़ा बन के, तो 6 मीटर निकल जाएगा। तो आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन में कि दीवार के आधार से सीढ़ी की निचले सिरे की दूरी 6 मीटर है। अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बराबर 6 मीटर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार के दूसरे सिरे एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन में कहा गया 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से। तो 18 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभा बना लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक खंभा है, ये छोटा सा बनाएंगे और ये 18 मीटर ऊंचाई है इसकी, ठीक है। अब इसके सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, यहाँ से एक तार जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये एक तार है, ये जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा तो ये है और एक खूंटे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक खूंटा बंधा हुआ है मान लेते हैं। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तना हुआ तार की लंबाई 24 मीटर। अच्छा, तार की लंबाई 24 मीटर दिया हुआ है और फिर यहाँ पर दूरी ज्ञात करना है। इस दूरी को मतलब इसी तरह क्वेश्चन था, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 भी है। तो आप यहाँ पर ABC लिख लीजिए। ये तार है, ये यहाँ एक खूंटे से गड़ा हुआ है, बंधा हुआ है दूसरा सिरा, तो ये 90 डिग्री का है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए सीधा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो कर्ण देखेंगे आप तो आप लिखेंगे कि AC का स्क्वायर बराबर आधार यहाँ पर AB का स्क्वायर है प्लस ऊंचाई यानी कि BC का स्क्वायर। तो ये AC है यहाँ पर 24 का स्क्वायर, AB हमें ज्ञात करना है, BC यहाँ पर 18 का स्क्वायर। तो जब हम 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 मिलेगा और ये रहेगा AB का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि 18 गुणा 18 करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 18 दाम में 180, 18 8 144, तो ये आ जाएगा हमारा 324 आ जाएगा। तो अगर ये 324 है तो जब आप AB का स्क्वायर निकालेंगे तो 576 में से माइनस कर देंगे 324, क्योंकि प्लस में माइनस में आ जाएगा। और जब हम 576 में से 324 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें 6 में से 4 घटाएंगे 2, 7 में से 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 5 और 5 में से 252 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 252 आ जाएगा AB का स्क्वायर। तो जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे, जब आप इसका 252 का वर्गमूल निकालेंगे तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए 252 का। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, फिर 2 छिक 12, 2 तियां 6, फिर इसको आप 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत 21 और ये आ जाएगा 7 एकम 7। तो इसका जो फैक्टर आएगा वो यही मिलेगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो आप देखेंगे 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ 3 का जोड़ा बन गया, 7 का नहीं बना है,
तो 2 3 6√7 और ये मीटर में आप लिखेंगे। तो यानी कि जो दूरी निकल गई वो कितनी निकल गई, 6√7 मीटर। तो अब आप बता भी सकते हैं यहाँ पर कि खंभे के आधार से खूंटे की जो दूरी है वो 6√7 मीटर गाड़ा जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः खंभे तथा खूंटे के बीच की दूरी कितना आएगा, 6√7 मीटर। तो ये आप इस तरह से बता सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल से उड़ता है। 1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब इसको समझते हैं और इस क्वेश्चन को हल करते हैं कि ये हमें कैसे करना है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आप इसको बनाएंगे, पहले इसका फिगर बनाइए और एक हवाई अड्डा ले लीजिए। मान लीजिए ये एक हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डे से एक जहाज जा रहा है उत्तर की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि इस दिशा में एक हवाई जहाज चला गया। तो अब ये जो जा रहा है इसकी जो चाल है वो 1000 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 2 हवाई जहाज हैं। एक तो उत्तर की तरफ जा रहा है और एक पश्चिम की तरफ जा रहा है। तो आप ध्यान से समझिए, ये पहला हवाई जहाज है और ये दूसरा हवाई जहाज है। जो उत्तर की तरफ जाएगा वो पहला हवाई जहाज है, जो पश्चिम की ओर जाएगा वो दूसरा हवाई जहाज है। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला भी प्रयोग करना है। मैं आपको बताता हूँ, यह हवाई जहाज है, इधर पहला हवाई जहाज गया और इधर दूसरा हवाई जहाज गया पश्चिम की ओर। तो अब यहाँ पर जो आप इसको समझिए थोड़ा सा कि जो पहला हवाई जहाज है, पहला हवाई जहाज की चाल कितनी है, चाल इसकी 1000 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। और यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला भी प्रयोग करना है, दूरी का फॉर्मूला है चाल गुणा समय। ये दूरी का फॉर्मूला है। तो जब हमारे पास समय भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें समय दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे समय दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 1/2 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो हमें समय दिया हुआ है 1/2। जब इसको आप हल कर लेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 इतने घंटे बाद हमें समय दिया हुआ है। तो अगर पहले हवाई जहाज की चाल इतनी है, समय इतना है, तो जब आप दूरी ज्ञात करेंगे कि वो हवाई जहाज कितनी दूरी तय कर चुका है, तो दूरी का फॉर्मूला है चाल गुणा समय। तो चाल तो हमारे पास 1000 है, समय कितना है 3/2। तो जब आप इसको काट देंगे तो 5 10 हो जाएगा। तो ये मिलेगा हमें 5 3 1500 मीटर। पहला हवाई जहाज 3/2 घंटे में 1500 मीटर की दूरी तय कर चुका होगा। इसी प्रकार से आप दूसरे का भी, अच्छा
जब हवाई जहाज यहाँ से वो उड़ेगा तो यहाँ तक वो मान लो गया होगा। तो ये हमारा जो है 1500 मीटर की दूरी वो तय कर चुका है। ये तय की गई दूरी है हवाई जहाज की, पहले हवाई जहाज की तय की गई दूरी है। तो इसी प्रकार से आप दूसरे का भी निकाल लीजिए। ये उत्तर की दिशा में गया है, दूसरा हवाई जहाज पश्चिम की दिशा में जाएगा। तो दूसरे जहाज की चाल हमें दिया हुआ है। दूसरे जहाज की चाल कितनी है? ये है 1200 किलोमीटर। तो जब इसमें समय तो यही है, जब आप इसकी दूरी ज्ञात करेंगे तो दूसरे जहाज कितनी दूरी तय करता है? तो चाल गुणा समय, चाल तो 1200 है, समय इसका भी यही रहेगा। तो जब इसको आप काट देंगे 2 6 12, तो यह आ जाएगा 6 3 1800 मीटर। तो ये जो दूसरा जहाज पश्चिम की ओर गया है ये 1800 मीटर की दूरी तय कर चुका है। तो क्वेश्चन में कहा गया, अब मान लीजिए पहला हवाई जहाज यहाँ पहुंचा है, अगर दूसरा हवाई जहाज यहाँ पहुंचा है तो इतने घंटे के बाद उनके बीच की दूरी बताना है, यानी कि ये हमें ज्ञात करना है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। मतलब एक हिसाब से कहना चाहते हैं कि आप इसको समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करके कर सकते हैं। बस आपको दूरी ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी कि अगर चाल इतना है, समय इतना है, तो कितनी दूरी तय करेगा पहला जहाज, दूसरा जहाज कितनी दूरी तय करेगा। आप उस दूरी को यहाँ पर उत्तर की दिशा में और पश्चिम की दिशा में रख के निकाल सकते हैं। तो आप इसको ABC मान के हल कर लीजिए। तो यही जो एक हवाई जहाज यहाँ पहुंचा है, दूसरा यहाँ पहुंचा है, दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगी इतने घंटे के पश्चात। तो अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग कर दीजिए। तो ये बनेगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये तो निकालना है, AB रहेगा 1800 का स्क्वायर, BC रहेगा 1500 का स्क्वायर। तो जब 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 324 आएगा, 324, और ये 4 जीरो इसके आगे आ जाएगा। जब आप 1500 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225, और 4 जीरो इसके आगे भी आ जाएगा। देख लेते हैं 15 का स्क्वायर कितना होता है। 15 दाम में 150, 15 पच्चीस 75, यानी कि 7 5 12, यानी 225 आएगा। सही है। तो जब हम AC का स्क्वायर निकालने जाएंगे तो आप एक काम कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो जब आप दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये बनेगा 0 0 0 0, 4 जीरो तो ये रहेगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 549 आ जाएगा। और फिर जब AC है तो हमें जब AC निकालना है तो इसका वर्गमूल भी लेना पड़ेगा। तो जब हम 549 के लिए वर्गमूल लेंगे, और मतलब वैसे तो हमें इस पूरे के लिए वर्गमूल लेना है, इस पूरे के लिए, तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं और इजी बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इतने बड़े का वर्गमूल लेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो जब इसको हम इजी बनाने जाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा AC बराबर, ये जो यहाँ पर 2 जीरो है ना, आप इसको अलग कर लीजिए। आप इसको कह सकते हैं कि ये 100 गुणा 100 है, और फिर गुणा में 549 कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इन तीनों की गुणा करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। तो अब ये जो 549 है इसका आप फैक्टर कर दीजिए। तो जब 549 का फैक्टर करेंगे तो इसको 2 से काटेंगे, नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 अठे 24, हाँ 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 अठे 24, 3 3 9। जब इसको आप 3 से काटेंगे तो देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। 3 पचे 15 हो जाएगा, नहीं 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 बचेगा, 11 बार चला जाएगा तो कट जाएगा 3 से। तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, यानी 3 छः 18, हाँ कट जाएगा, 3 छः 18 हो गया, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर इसको जब आप काटेंगे तो अब ये 61 से ही कटेगा, क्योंकि 61 अभाज्य संख्या है।
तो आप देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा AC बराबर, आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 100 गुणा 100 गुणा, इसको आपने जब 549 का फैक्टर कर दिया तो 3 गुणा 3 गुणा में 61 भी आ गया है। तो इसका जोड़ा बना 100 बाहर, 3 का जोड़ा बना 3 बाहर, 61 का नहीं बना। तो जब 100 की गुणा 3 में कर देंगे तो ये 300 रूट 61 और ये मीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो दोनों हवाई जहाज हैं उनकी बीच की दूरी आ जाएगा 300 रूट में 61 मीटर। तो यही है दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी। तो आप लिख सकते हैं कितने घंटे बाद, अतः आप लिख सकते हैं 1/2 घंटे बाद दोनों जहाज की बीच की दूरी बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 300 रूट में 61 मीटर, इतना आ जाएगा। यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को भी हल करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है। आप ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 12 को। इसमें लिखा है 2 खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यह हमें क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। तो अब अगर ये समतल भूमि है तो हमें 2 खंबे बनाने हैं। तो ये मैंने पहला खंबा मान लिया और एक खंबा छोटा मान लेते हैं, क्योंकि 2 खंबे जिनकी ऊंचाई एक तो 6 मीटर है और एक का 11 मीटर है ऊंचाई। अब ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, यानी कि इनके बीच की दूरी हमें दिया हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में कहा गया यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, यानी कि ये सिरा और ये सिरा, ये भी एक सिरा है, ये भी एक सिरा है, तो इनके जो बीच की दूरी है, यानी कि ये दूरी कितनी दी हुई है, 12 मीटर दिया है। तो अगर ये 12 मीटर रहती है कितना होगा, ये भी 12 मीटर ही होगा। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात की, यानी कि इस सिरे की और ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप ये A B C D E बना सकते हैं। और ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है, 11 मीटर है। अगर ये पूरा 11 मीटर है तो जब आप BC घटा देंगे, BC कितना रहेगा, D 6 है तो ये भी 6 रहेगा। तो अगर हम इस पूरे में से अगर इसको घटा दे 6 तो ये हमें 5 मीटर मिल जाएगा। तो अब हमारे पास ये आधार है, ये ऊंचाई है AB, और आप इसको निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, 90 डिग्री का बनेगा ही बनेगा। तो यही हमें करना था और समझना था। तो जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो कर्ण का स्क्वायर तो हमें निकालना है, यानी कि ए का स्क्वायर निकालेंगे। आधार यहाँ पर कितना है, ई बी का स्क्वायर, ऊंचाई यहाँ पर ए बी का स्क्वायर कर दीजिए। तो ई बी है 12 का स्क्वायर, ए बी है 5 का स्क्वायर और ए ई का स्क्वायर निकालना चाहते हैं। तो जब ए ई का स्क्वायर निकलेगा तो 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा हमारा 169। और ये ए ई का स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल लिखेंगे। तो 169 का वर्गमूल क्या होता है, ये होता है हमारा 13 गुणा 13, इसका फैक्टर आ जाएगा, 13 का जोड़ा बन जाएगा, 13 बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हमारा ए ई है वो 13 मीटर है। तो अगर ये 13 मीटर है तो दोनों सिरों के बीच की दूरी आ जाएगी 13 मीटर। तो आप लिखेंगे अतः दोनों
सिरों की बीच की दूरी बराबर आ जाएगा 13 मीटर। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहा गया है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजाओं C और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं, सिद्ध कीजिए कि AE प्लस BD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर ये बनेगा। तो जब आप इसको पूरा बनाएंगे, पहले तो इसका फिगर बना लेते हैं। इसका फिगर बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे इसका फिगर कहा गया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो ठीक है, बना लेते हैं। तो ये हमारा ABC एक त्रिभुज बन जाएगा। अच्छा C समकोण है तो C यहाँ लिखना पड़ेगा। जो भी समकोण कहा जाएगा उसको हमें 90 डिग्री पर लेना पड़ेगा। तो B यहाँ पर आ जाएगा। तो ABC बन गया है। ध्यान से आप समझिए, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजाओं CA पर एक बिंदु और BC पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं। तो इस पे जो बिंदु है वो है D और इस पे जो बिंदु है वो है E स्थित हैं। अब क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि AE का स्क्वायर यानी कि इसका जो जो कह रहा है उसको मैं मिला रहा हूँ। AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, BD का स्क्वायर बराबर है किसके? AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ये हमारा मतलब पूरा फिगर है जो कि मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो ये फिगर है, इसमें जो कुछ भी दिया था क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है। जब आप इसको सिद्ध करेंगे तो इसमें हमें जो दिया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कहा गया है कि जो कोण C है वो 90 डिग्री है। और जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि किसका? AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। इसके बराबर हमें दिखाना है। तो ठीक है, अच्छा है ये। तो भुजाओं को ध्यान में रखते हुए हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेते हैं। तो AE हमें कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। तो कौन सा त्रिभुज है ये? त्रिभुज EAC में। तो पहला आप बना दीजिए कि त्रिभुज ACE में कोण ACE तो है 90 डिग्री का। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हैं। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये 90 डिग्री है तो कोण हमारा यही रहेगा, यानी कि AE का स्क्वायर बराबर आएगा आधार यानी कि AC का स्क्वायर प्लस ऊंचाई यानी कि CE का स्क्वायर। और ये है हमारा समीकरण 1 बन गया। मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाया है इस त्रिभुज में। अब जो दूसरी भुजा है वो है BD का मतलब ये। तो कौन से त्रिभुज में आ रहा है? BCD में आ रहा है। तो आप लिख लीजिए, और त्रिभुज BDC में जो कोण है हमारा कौन सा? DCB 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए।
तो इसमें जब बनाएंगे तो ये बनेगा BD का स्क्वायर बराबर आधार रहेगा इसके अंदर DC का स्क्वायर, ऊंचाई रहेगा BC का स्क्वायर, और ये समीकरण 2 रहेगा। अब आप इन दोनों ही समीकरणों को जोड़ दीजिए, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है। इन दोनों को हमें जोड़ना है तो आप इनको जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं और देखते हैं क्या बनता है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो ए स्क्वायर में आप BD स्क्वायर जोड़ दीजिए, तो ये बन गया AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर। अब आप इसके अंदर इसको जोड़ दीजिए, यानी कि AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें ध्यान से समझना है। क्या समझना है? आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए, ज़रूरत के हिसाब से हमें ऐसा करना पड़ता है। आप AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर को एक साथ लिख लीजिए, AC का स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आप ये वाला DC का स्क्वायर, DC का स्क्वायर ये वाला इसमें जोड़ दीजिए, CE का स्क्वायर, CE का स्क्वायर। तो जब आप ऐसा जोड़ेंगे तो अब आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर, इसको ध्यान से देखिए। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे कि AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, अगर आप ABC त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, किसमें? ABC त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो AC के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? AB के स्क्वायर के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि AB का स्क्वायर बराबर होता है AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो आप एक काम कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इस पूरे की जगह पर आप लिख सकते हैं AB का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारा DC का स्क्वायर है, यानी कि ये वाला प्लस C का स्क्वायर, ये आपका आधार है, ये ऊंचाई है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे DC और ये CE, यहाँ पर क्या कोई भुजा छूटी तो नहीं है? मैं थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा DE बनना चाहिए था, अच्छा ये मिलाना पड़ेगा। ये हमें मिलाना पड़ेगा, मैंने मिलाया नहीं लग रहा है। हाँ, ये शायद छूट गया था, मैंने इसको मिलाया नहीं। इसको आप मिला लीजिएगा, ये DE आप मिला लीजिए, कोई बात नहीं है, आप मिला सकते हैं। तो ये आप मिला सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मिला लीजिए। मैंने मिला दिया है, क्योंकि ये मिलाना पड़ेगा ना DE के अकॉर्डिंग। जब आप इसको पढ़ेंगे AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, तो आपको ये DE मिलाना ही पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे DC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, तो DC का स्क्वायर तो ये आधार है, CE का स्क्वायर ये ऊंचाई है। और अगर आप DCE इस त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो जो कर्ण है हमारा DE स्क्वायर इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। यानी कि आप इस पूरे की जगह पर क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं DE का स्क्वायर, और आप बता सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ये जो हमारा AB स्क्वायर है वो बराबर है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, तथा ये जो हमारा DE स्क्वायर है वो बराबर है DC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर के। ये चीज़ बिल्कुल आप फिगर में फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि AB का स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हुआ है। और ऐसे ही DE स्क्वायर बराबर है DC का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पर
इसकी जगह पर ये लिख दिया, इसकी जगह पर ये लिख दिया। तो यही है आपका जो सिद्ध करना था वो बन चुका है। बस आपको इसे इस तरह से करके दिखाना है। जरूरत आप देखिए, आप समझिए कि हमें जो दिया है और उसमें हम किस तरह से त्रिभुजों का प्रयोग करें, कौन से त्रिभुज को लें और किस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें ताकि ये आसानी से सिद्ध हो जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, समझेंगे, आपको ये अच्छे ढंग से समझ आएगा और याद भी रहेगा। एक बार अच्छे ढंग से आपने अगर इसे समझ लिया, अभ्यास कर लिया, तो ये आपको पूरा जो चैप्टर है हमारा त्रिभुज समरूप वाला, ये आपके समझ में आ जाएगा। और मुश्किल नहीं है, बस आप अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए करने का, तो ये आपके समझ में आ जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आपके लिए इस चैनल पर इस एनसीईआरटी की जो मैथमेटिक्स है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में इसको अपलोड करेंगे। अभी हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, कुछ समय बाद जब ये सिलेबस कंप्लीट अपलोड हो जाएगा हिंदी मीडियम से, तो हम इंग्लिश मीडियम से भी करेंगे। तो और आप उन बच्चों को भी शेयर कीजिए जो बच्चे जो हैं कोचिंग नहीं जा सकते हैं, जो फीस पे नहीं कर सकते हैं। ये वीडियोस आपके लिए फ्री है और ये वीडियोस मैंने आप सभी बच्चों के लिए बनाया है ताकि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाएँ और इसको सीख पाएँ। हम यहाँ पर आसान से आसान विधि का प्रयोग करते हैं और समझाने का भी प्रयास करते हैं कि किस तरह से हमें सवाल में क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है और उसके लिए हम कैसे सिद्ध करेंगे। बस आपको ज़रूरत है इन सवालों को अभ्यास करने की, समझने की, सीखने की।